Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हेमीप्लेजिया के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में। अपने पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने बात किया था हेमीप्लेजिया बेसिकली स्ट्रोक के कारण होता है। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, जैसे इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है या ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता, ब्लड की सप्लाई ब्रेन के पार्ट्स में रिड्यूस्ड हो जाती है। वहीं हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर ब्लड वेसल का कोई रप्चर हुआ है, वहाँ बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हुआ है, तब ऐसे केसेस में वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, जो कि हेमरेज कॉज कर देता है। हेमरेज होने का मेन रीजन है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है या फिर बहुत फैटी डिपोजिशन है ब्लड वेसल्स में, प्लाक डिपोजिशन है, तो वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो बहुत नैरो हो जाती है, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई या ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। हेमीप्लेजिया का मेन कॉज होता है कि ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी या डैमेज होना। साथ ही अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी तो भी उसे पैरालिसिस हो सकता है बॉडी के एक पार्ट में। हेमीप्लेजिया के कारण पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, मसल कंट्रोल कम हो सकता है और मसल स्टिफनेस बढ़ सकती है। किसी किसी पेशेंट में फ्लैसिडिटी यानी कि रिड्यूस्ड मसल टोन देखने को मिलता है। वहीं किसी पेशेंट में स्टिफनेस या स्पास्टिसिटी या इंक्रीज्ड मसल टोन देखने को मिलता है। ये किस डिग्री के सिम्टम्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि हेमीप्लेजिया या इंजरी का लोकेशन क्या है और किस एक्सटेंट तक की इंजरी है। अगर किसी बच्चे को बाय बर्थ या 2 साल की उम्र तक हेमीप्लेजिया हो जाता है, तब हम उसे कंजेनाइटल हेमीप्लेजिया कहते हैं। 2 साल की उम्र के बाद लाइफ में कभी भी अगर किसी को हेमीप्लेजिया होता है, तब हम उसे एक्वायर्ड हेमीप्लेजिया कहते हैं। हेमीप्लेजिया एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन, जिसमें एक बार सिम्टम्स शो हो गए तो फिर वो सिम्टम्स वर्स नहीं होते। यानी अगर पेशेंट में एक साइड की स्टिफनेस है तो उस स्टिफनेस से वो और ज्यादा डिग्रेड नहीं करेगा। उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हेमीपैरेसिस वर्सेस हेमीप्लेजिया। हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया कॉमनली दोनों एक जैसे टर्म लगते, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। हेमीपैरेसिस में पेशेंट को वीकनेस फील होती है और बहुत स्लाइट पैरालिसिस होता है एक साइड की बॉडी में। वहीं हेमीप्लेजिया में बॉडी के एक साइड में फुल पैरालिसिस होता है, यानी पेशेंट को इवन बात करने में भी, स्पीच में भी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। पेशेंट स्टैमर करता है, यानी बोलते समय तोतलापन आने लगता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे एक साइड की बॉडी यानी हमारी लेफ्ट या राइट साइड की बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइटिक हो चुकी है। जैसा हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि हेमीप्लेजिया का मेन कॉज ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। ब्रेन इंजरी जब भी पेशेंट को होती है तो स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन होता है।
स्ट्रोक में पेशेंट को मसल वीकनेस, स्टिफनेस ये सब फील होते हैं और ये डिपेंड करता है कि स्ट्रोक की साइज क्या है, किस एक्सटेंट तक स्ट्रोक है, क्या लोकेशन है। स्ट्रोक के बाद ब्रेन इंफेक्शन एक बहुत ही कॉमन कॉज है हेमीप्लेजिया का। ब्रेन इंफेक्शन परमानेंट डैमेज कर देता है हमारे कॉर्टेक्स को और ये इंफेक्शन हमेशा या तो बैक्टीरिया के कारण या वायरल या फंगल इंफेक्शन के टाइप होते हैं, जिससे वहाँ हमारे जो कॉर्टेक्स है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और वो रिकवर नहीं कर पाते। तब पेशेंट को बॉडी के एक पार्ट में यानी कॉन्ट्रालैटरल पार्ट में हेमीप्लेजिया हो जाता है। ब्रेन ट्रॉमा, अगर किसी भी कोलिजन में, एक्सीडेंट में या स्पोर्ट्स इंजरी में सर बहुत ही तेज से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, तब वहाँ परमानेंट ब्रेन डैमेज होने के चांस होते हैं। जब कभी भी परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है किसी भी ट्रॉमा के कारण, तो हेमीप्लेजिया वहाँ डेवलप हो सकता है, जिससे जो कॉन्ट्रालैटरल साइड है, सपोज राइट साइड हेमिस्फीयर हमारा अफेक्टेड हुआ है, तो हमारी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है वो हेमिप्लेजिक हो जाती है। अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा अफेक्टेड हुआ है तो हमारी जो राइट साइड की बॉडी है वो हेमिप्लेजिक हो जाती है। ये हमेशा एक क्रिस क्रॉस या कॉन्ट्रालैटरल पैटर्न फॉलो होता है। हेमिप्लेजिया का एक कॉज जेनेटिक भी हो सकता है। एक बहुत ही रेयर म्यूटेशन होता है जीन का ATP1A3 जीन। इस जीन का अगर म्यूटेशन होता है तो इस म्यूटेशन के कारण अल्टरनेटिंग हेमिप्लेजिया हो सकता है बच्चों को। इसमें हेमिप्लेजिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो एक बार ठीक होते हैं फिर वापस आ जाते हैं। ठीक होकर वापस आना और ये बार बार रिपीट होना, इसी को हम अल्टरनेटिंग हेमिप्लेजिया कहते हैं। ये डिसऑर्डर 1 मिलियन में से किसी एक बच्चे को होता है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर कई तरह के फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे हेमिप्लेजिया भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है। उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो वर्स होते हैं जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होता है। जैसे जैसे ट्यूमर की साइज इंक्रीज होती है, वहाँ जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो जैसे ही हाइपरप्लेजिया या इंक्रीज होते हैं नंबर में, वैसे वैसे जो सिम्टम होते हैं हेमिप्लेजिया के वो भी वर्स्ट होते जाते हैं। कॉजेस के बाद अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। हेमिप्लेजिया के बहुत सारे कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कई बार हमको लगता है कि ये उसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, बट अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं बॉडी को में को रिस्क में ले जाते हैं स्ट्रोक या हेमिप्लेजिया की तरफ। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमनली या अक्सर 140/90 उससे हायर या उतना ही रहता है, तो पेशेंट को स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हाई बीपी होने के कारण जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और वहाँ पे हेमरेज या इस्कीमिया दो में से कोई भी कंडीशन हो सकती है।
जो अल्टीमेटली लीड करती है स्ट्रोक को, और स्ट्रोक के कारण ही हेमिप्लेजिया हो सकता है। टोबैको कंजम्पशन, किसी भी तरह का टोबैको कंजम्पशन, जैसे स्मोकिंग करना या टोबैको चबाना, इससे जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। हमारे बॉडी में जब भी निकोटीन जाता है तो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, और स्मोकिंग करने से फैटी बिल्डअप हो जाता है हमारे नेक की आर्टरीज में, जो वहाँ के ब्लड को थिक कर देता है, और थिक होने के बाद वहाँ मोस्ट प्रोबेबली क्लॉट हो सकता है। इस क्लॉट के कारण पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, और स्ट्रोक के कारण अल्टीमेटली पेशेंट को हेमिप्लीजिया या पैराप्लेजिया हो सकता है। हार्ट डिजीज, ऐसी कंडीशन जिसमें अगर हार्ट के वॉल्व डिफेक्टिव है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट बीट इरेगुलर है, जिससे स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसे कोई रिस्क फैक्टर पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसमें हेमिप्लेजिया डेवलप होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जो क्लॉग्ड आर्टरीज होती है, इनके कारण भी हमारे बॉडी में फैटी डिपोजिशन बढ़ता रहता है, और अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज होने के कारण, ब्लड प्रेशर के हाई होने के कारण वहाँ स्ट्रोक हो सकता है। डायबिटीज, जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो मोर लाइकली ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट होने के कारण उनमें चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रोक से सफर करें। स्ट्रोक डायबिटीज में बहुत पॉसिबल है, वो इसलिए क्योंकि डायबिटीज में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और हमारे जो ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो रही है तो इस्कीमिया या तो हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली पेशेंट को हेमिप्लेजिया हो सकता है। वेट एंड एक्सरसाइज, अगर कोई भी पर्सन ओवरवेट है या ओबीज कैटेगरी में, उसका बीएमआई 30 से एबव है या 25 से एबव, तो उसे हम ओवरवेट या ओबीज कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अगर हम ओवरवेट है या ओबीज है तो हमारी बॉडी में अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज है, ये सब डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात की कि डायबिटीज के कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, बीपी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रोक या हेमिप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट की एक वॉक जरूरी होती है, या मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना जरूरी। मेडिकेशंस, कुछ ऐसे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में जिन्हें प्रेस्क्राइब भी किया जाता है, जिनसे स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे ब्लड थिनिंग ड्रग्स। जब भी हम देते हैं जो ब्लड ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो ब्लड थिनर के मेडिकेशन के अंदर में है, उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो पेशेंट्स हार्मोनल थेरेपी में, जो कि मेनोपॉज सिम्टम्स यानी हॉट फ्लैशेस या कोई और सिम्टम्स रिलेटेड टू मेनोपॉज, इनके लिए कोई हार्मोनल थेरेपी में है, तो उन पेशेंट्स को भी रिस्क ज़्यादा होता है स्ट्रोक डेवलप करने में। जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स से मेडिकेटेड है, तो उन पेशेंट्स में भी रिस्क ज़्यादा होता है स्ट्रोक डेवलप करने का।
एज, स्ट्रोक किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। जो बेबी वुम्ब में भी है उसे भी स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्ट्रोक डेवलप होने के चांसेस वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही हम 50 या 55 एज को टच करते हैं या क्रॉस करते हैं तो हमारे बॉडी में स्ट्रोक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अगर किसी भी पेशेंट को कोई मिनी स्ट्रोक पहले हुआ है या होता है, ऐसे पेशेंट में मिनी स्ट्रोक में उन उन पेशेंट्स को मिनी स्ट्रोक से नॉर्मल यानी कंप्लीट स्ट्रोक होने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अगर किसी को पहले ही मिनी स्ट्रोक हुआ है, TIA हुआ है यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, तो 10 टाइम्स मोर चांस है कि उन्हें उसी एज में स्ट्रोक हो सकता है, जिससे वहाँ पे इस्कीमिक के कारण होता है और पेशेंट को हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया जैसी कंडीशंस हो सकती है। हाई रेड ब्लड सेल काउंट। अगर किसी भी पेशेंट में RBC का नंबर ज्यादा है यानी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है RBC के नंबर में, तो उससे हमारे जो ब्लड है वो ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के कारण वहाँ क्लॉट डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लॉट ज्यादा होता है तो रिस्क उतना ही ज्यादा होता है स्ट्रोक के लिए। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल है या हाइपरलिपिडीमिया है जिसमें लिपिड ज्यादा है बॉडी में, ऐसे पेशेंट्स में रिस्क ज्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ हमारी जो बॉडी की आर्टरीज है उनमें थिकनिंग हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। ये प्लाक डिपोजिशन और कुछ नहीं फैटी सब्सटेंसेस होते हैं जो अल्टीमेटली हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको नैरो करते हैं और वहां से पास होने वाले जो ब्लड है उनकी अमाउंट कम हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वहाँ के ब्लड सप्लाई एकदम से कट ऑफ हो जाती है, ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पाती। जैसे ही ब्लड सप्लाई रुक जाती है ब्रेन से तो वहाँ इस्केमिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्टीमेटली पेशेंट को हेमीप्लेजिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर कोई पेशेंट किसी भी तरह की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं है यानी वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी लाइफस्टाइल में हमेशा या तो ईटिंग पैटर्न गलत होता है या वो बहुत ही एक्सेसिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, जिससे उनके कोलेस्ट्रॉल डेवलप होने की, उनमें डायबिटीज डेवलप होने की, उनमें हाई BP डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया कि इन तीनों कंडीशन में स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी। अगर कोई पेशेंट ओबीज है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में भी बात किया कि अगर कोई पेशेंट ओबीज है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के चांसेस हैं और ऐसे पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो उनमें बहुत चांसेस हैं कि वो स्ट्रोक उनको हो जाए या उस कंडीशन के कारण उनमें स्ट्रोक हो सकता है। अल्कोहल यूज। बहुत
ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों में भी स्ट्रोक के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। अगर कोई पर्सन 2 ड्रिंक से ज्यादा ले रहा है एक दिन में, यानी हर दिन वो ड्रिंक कर रहा है और पर डे 2 पैक से ज्यादा ले रहा है, तो उसके ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहते, उसके ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होते हैं, जिसके कारण स्ट्रोक ऑब्वियसली हो सकता है। इलीगल ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स जैसे कि कोई कोकीन या कोई ऐसे आईवी ड्रग्स को लेता है या अब्यूज्ड है ड्रग से, तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट यानी सेरेब्रल एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सेरेब्रल एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होने के कारण उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, अगर किसी भी पेशेंट के हार्ट रिदम नॉर्मल नहीं है, यानी हार्ट बीट इरेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, और उसको कोई और हार्ट डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रोक का रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। कार्डियक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, यानी अगर पेशेंट के हार्ट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, कार्डियक कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जैसे कोई वेल्वुलर डिजीज है, हार्ट की वॉल्व्स डैमेज है, जिससे बहुत लॉन्ग टर्म हार्ट डैमेज हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया, जो कि कुछ चेंजेबल होते हैं, कुछ मैनेजेबल होते हैं, बट स्ट्रोक के कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता या जिन्हें हम करेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एज। एज जैसे इंक्रीज होती है, तो कार्ड स्ट्रोक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही कोई पर्सन 50 या 55 की एज तक पहुंचता है, तो उसके चांस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। अगर पेशेंट को हाई बीपी की शिकायत है या डायबिटीज है, तो उनमें तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है रेस। अक्सर ये देखा गया है सर्वेज में कि अफ्रीकन अमेरिकन, इनमें ज्यादा देखा जाता है स्ट्रोक रेदर देन वाइट्स, यानी जो गोरे होते हैं उनमें स्ट्रोक के चांसेस कम देखे जाते हैं एज कंपेयर टू जो अफ्रीकन होते हैं। उनमें जो रिस्क होता है, डिजेबिलिटी होती है, वो ज्यादा देखी जाती है। वो इसलिए क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में ये अक्सर देखा गया है कि पेशेंट वहाँ के लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक को बहुत इजीली डेवलप कर सकता है। जेंडर, स्ट्रोक ज्यादातर मेल में देखा गया है, वुमेन में भी पाया जाता है, लेकिन उसकी प्रेवलेंस बहुत कम होती है, यानी कि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रायर स्ट्रोक, अगर किसी को पहले एक स्ट्रोक अटैक आ चुका है, तो सेकेंड स्ट्रोक आ सकता है, यानी कि उसको सेकेंड स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है। अगर किसी के हेरिडेटरी या जेनेटिक है, तो जेनेटिक अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रोक है, तो ये चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट को भी, या अब जो नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री है या नेक्स्ट फैमिली ट्री है उसमें भी लोगों को स्ट्रोक हो जाए। यानी एक पीढ़ी को अगर हुआ है, तो अगली पीढ़ी में स्ट्रोक डेवलप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ
और जो रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। जो यूएस बेस्ड होते हैं उनमें स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं एज कंपेयर टू अदर एरिया। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनका जो रेस होता है, उनकी जो स्मोकिंग हैबिट्स होती है और डाइट होती है, उसमें वो के स्ट्रोक से ज़्यादा रिस्क होता है। टेम्परेचर, सीजन एंड क्लाइमेट। स्ट्रोक डेथ अक्सर वहां देखी जाती है जहां टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम होता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीमली हॉट या बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए गए थे जिसमें ये देखा गया था कि स्ट्रोक अक्सर लो इनकम वाले लोगों में होता है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बिकॉज ऑफ कि उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, मल नरिश्ड होते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। तो इन केसेस में स्ट्रोक इफेक्ट, स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है। कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जब भी हम स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो मेजर फैक्ट सिम्टम्स है उनमें से एक सिम्टम है कि लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। लॉस ऑफ मोटर स्किल यानी मोटर स्किल के चले जाने से जो क्लम्सी मूवमेंट है, जो फाइन मूवमेंट होते हैं, किसी भी चीज को ग्रिप करना या किसी भी वॉकिंग जैसे या गेट पैटर्न, इन सब की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। पेशेंट वॉक नहीं कर पाता, पेशेंट एक साइड, जिस साइड अफेक्टेड है उसको मूव नहीं कर पाता है। पेशेंट किसी भी चीज को करने के लिए अगर कोई चीज ट्राई करता है तो उसे ग्रैब नहीं कर पाता। पेशेंट में जो मोटर स्किल्स होती है, जो फाइन स्किल्स होती है, वो नहीं हो पाती, और जिस भी टास्क को वो करने जाता है वो उससे हो नहीं पाता। इवन जो डे टू डे लाइफ एवरीडे टास्क होते हैं वो भी नहीं कर पाते, और अक्सर ऐसे पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं। दूसरा साइन एंड सिम्टम है लॉस ऑफ सेंसेशन। ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि वहाँ पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। कई बार बॉडी की एक साइड पे कंप्लीट सेंसेशन जा सकता है, बट कई बार वहाँ पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन भी देखा जा सकता है। मेंटल एब्रेशन। मेंटल एब्रेशन को कैरेक्टराइज करने के लिए पेशेंट के मूड, परसेप्शन और कॉग्निशन देखते हैं। अगर पेशेंट का मूड बहुत जल्दी एलिवेट हो रहा है, परसेप्शन चेंज हो गया है, कॉग्निशन कम हो गया है, तो हम पेशेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के यूज से कि उसे हेमिप्लेजिक कंडीशन हो सकती है। सीजर्स या मसल स्पाज्म। सीजर या स्पास्टिक अटैक्स जिसमें पेशेंट को अपने बॉडी में बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, बॉडी मूव नहीं कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स हेमिप्लेजिया के हैं। हेमिप्लेजिया के सिम्टम्स में से एक सिम्टम होता है पुशर सिंड्रोम। जब भी पेशेंट को हेमिप्लेजिया होता है तो उसके एक साइड की बॉडी अफेक्ट होती है, यानी कॉन्ट्रालैटरल साइड की बॉडी अफेक्ट होती है। और कॉन्ट्रालैटरल की साइड बॉडी अफेक्ट होने के कारण पेशेंट कंपेंसेट करता है इम्बैलेंस को, क्योंकि वहां एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इस पेशेंट के बिहेवियरल चेंज या इस पेशेंट के इम्बैलेंस को बैलेंस बनाने की जो सिंड्रोम होता है उसे ही हम पुशर सिंड्रोम कहते हैं। पेशेंट अपने इंस्टेबिलिटी को
ट्रिकी मूवमेंट से स्टेबल करने की कोशिश करता है। पेशेंट जिस साइड में पेशेंट को हेमिप्लीजिया है, पेशेंट अक्सर उसी साइड को लीन होता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि अपोजिट साइड पेशेंट उसको लेके जाए, लेकिन बॉडी की वीकनेस के कारण, यूनिलेटरल वीकनेस के कारण, लॉस ऑफ मोटर फंक्शंस के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता और उसे ये डर होता है कि कहीं वो गिर नहीं जाए। इसी को हम पुशर सिंड्रोम कहते हैं। स्पीच एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। हेमिप्लेजिया के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनकी स्पीच चेंज हो जाती है। उन्हें किसी भी चीज को स्वेलो करने में या ब्रीद करने में डिफिकल्टी होती है। पेशेंट की जो स्पीच होती है वो मरमर या तोतलेपन जैसी स्टैमरिंग स्पीच हो जाती है। पेशेंट बहुत कंफर्टेबली बोल नहीं पाता या उसकी स्पीच बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती। इन सब सिम्टम्स के साथ कुछ और बेसिक सिम्टम्स होते हैं हेमिप्लेजिया के, जैसे मसल वीकनेस या बॉडी का स्टिफनेस, एक साइड के बॉडी का स्टिफनेस, स्पास्टिसिटी या परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल, इसमें मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते, जो फाइन मोटर स्किल्स है वो लॉस हो जाता है, वो रिटेन नहीं रह पाता। पेशेंट को गेट चेंज हो जाता है, पेशेंट के वॉक करने के जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। पेशेंट में इम्बैलेंस रहता है, यानी कि पेशेंट बैलेंस अपने बॉडी का नहीं बना पाता है, कोऑर्डिनेशन चला जाता है। किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए पेशेंट अपने अफेक्टेड साइड को यूज नहीं कर पाता है। जिन बच्चों को हेमिप्लेजिया होता है उनमें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने एक ही हाथ को या एक ही फिस्ट को यूज करते हैं, जो दूसरी अपने हाथ है जो अफेक्टेड है उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन होते हैं वो डिले हो जाते हैं। अगर हेमिप्लेजिया का मेन कॉज तो ब्रेन इंजरी है, ब्रेन डैमेज के कारण वहाँ कुछ और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे मेमोरी प्रॉब्लम। कई पेशेंट में लॉस ऑफ मेमोरी भी देखा जाता है, जिनमें ब्रेन इंजरी का एक्सटेंट ज्यादा है। उन पेशेंट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टास्क में कंसंट्रेट करने में पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पीच इश्यूज, हमने जैसे अपने पिछले स्लाइड में बात किया कि पेशेंट को स्पीच इशू होता है, पेशेंट के बिहेवियर चेंज होने लगता है, पेशेंट पहले से ज्यादा अब इरिटेटेड रहता है, पेशेंट कोई भी चीज में एक तरीके से फोकस या अटेंशन नहीं दे पाता। सीजर्स, पेशेंट को अटैक आ सकते हैं, पेशेंट को ये डेवलप हो सकता है कि वहाँ स्पास्टिक ही रह गया, फ्लैसिड ही रह गया, या स्ट्रोक अटैक वापस से रीअकर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हेमिप्लेजिया पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।